बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये तीसरी वीडियो है और ये होपफुली आखिरी वीडियो होगी जी आज की। और इसमें इंतहाई ब्रीफली मैं कोई 5 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें कंक्लूड करूँगा जो मैंने पहली वीडियो से लेकर दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले जो है वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर लूँ और फिर उसके बाद जो है वो हम एंड पे कंक्लूड कर लेंगे चीज़ों को। थेराप्यूटिक नॉलेज एरियाज़ हैं जी। थेराप्यूटिक नॉलेज एरियाज़ वो एरियाज़ जिनके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग होना है सोसाइटी में, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बाकी फार्मासिस्ट हजरात को जो है जो कि अभी तक इस तरह की चीज़ों से या इस तरह की चीज़ों को बस ये समझ लें कि कोर्स में एक दफ़ा पढ़ लिया तो काफ़ी था, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए इसमें जो डिज़ीज़ ओरिएंटेड नॉलेज होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ीज़ ओरिएंटेड नॉलेज होने के लिए जिन चीज़ों को हमें समझना होता है उनमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ये चीज़ें तो समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं तो फिर हमें समझ आ जाती है कि एटियोलॉजी क्या है उस चीज़ की, रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी वाज़ेह हो जाती हैं। देन कौन सी डिज़ीज़ का नेचुरल कोर्स क्या होगा, आउटकम क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, प्रोग्नोसिस किस तरह से होगा, इसकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अगर हम ये जो मैंने पहले चीज़ें मेंशन की हैं अगर हम इनको समझते हैं तो। बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके हवाले से फार्मासिस्ट जो हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो इस वक्त पेशेंट्स की कंप्लाइंस को एवेलुएट करने के लिए क्लिनिक्स चला रहे हैं। वो कोई थेरेपी रिकमेंड नहीं कर रहे, वो कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं कर रहे, वो सिर्फ पेशेंट की कंप्लाइंस, एडहेरेंस टू मेडिकेशन, पेशेंट की काउंसलिंग करके इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये नंबर ऑफ़ डिजीज़ में है, मतलब काउंट करना शुरू करें तो लाइक वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 15-16 ऐसी तो मेजर हैं। जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स में है, लाइक पेशेंट्स के अगर आप पेशेंट जो हैं वो हाइपोकैल्सीमिया में चले जाते हैं, लो विटामिन डी का में हो जाता है, लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। ओल्ड एज में है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन एक इशू है, लेकिन कंप्लायंस नहीं है मेडिसिन्स को। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर पेशेंट्स की सिचुएशन को वर्स करती हैं एंड देन अल्टीमेटली वही पेशेंट्स जो हैं वो वर्कलोड इंक्रीज़ कर देते हैं, किसका, हमारे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स का, हमारे हॉस्पिटल्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन हो तो जो ऑस्टियोपोरोसिस के सेगमेंट है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी मिल सकती है। अगर हम उसकी बेहतरी की तरफ जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और मिसाल देता हूँ कि एक पेशेंट जाता है, डॉक्टर ने उसे रिकमेंड किया है कि जी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के अंदर कि आप विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल जारी रखें हर 15 दिन के बाद या महीने में एक दफ़ा। तो जी अगर वो इस तरह से ले रहा है डॉक्टर के प्लान के अकॉर्डिंग, तो और कहा है उसे कि आप फार्मासिस्ट को आके रिव्यू करवा दें 1 महीने बाद अपनी थेरेपी, और वो आता है, उसकी थेरेपी को रिव्यू किया जाता है और वो कहता है जी मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया विटामिन डी। तो यहाँ पे उसकी कंप्लायंस को फार्मासिस्ट जो है वो उसे अच्छी तरह से काउंसल करके, ज़्यादा टाइम दे के, उसकी बात को समझ के, उसको उसका प्रॉब्लम समझा के उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकता है, ताकि वो सोसाइटी में बाहर जाके वो पेशेंट भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, अपनी एज के दूसरे लोगों को बता सकता है कि ये चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग उस डॉक्टर को चेकअप करवाएं और ये चीज़ इस्तेमाल करें। तो इससे जो है वो जिन चीज़ों में हमें कमी मिल सकती है, जो पेशेंट का फॉल की वजह से हिप बोन फ्रैक्चर है, फीमर फ्रैक्चर है, आर्म के फ्रैक्चर्स हैं, इनमें कमी मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह डायबिटिक के, इसी तरह कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ऊपर है, हाइपरटेंसिव गोल है, आपने एक गोल सेट किया एक पेशेंट का जी कि इस गोल से नीचे उसका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, डॉक्टर ने सेट कर दिया हुआ है ये, और वो मेडिसिन से वो उसे मेंटेन करता है। लेकिन वो अपनी वैल्यूएशन जब करवाने आता है दोबारा फार्मासिस्ट के पास, तो फार्मासिस्ट देखता है हाँ जी ये अगर तो वो कंप्लाई कर रहा होगा तो वो डॉक्टर का विजिट बचा रहा है, जो कि उस बंदे ने, उस पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाना था और डॉक्टर ने उसे कहना था हाँ जी ठीक है।
तो वो ओपीडी का रश कम कर रहा है। फार्मासिस्ट अगर वो बंदे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और वो उसे कह रहा है हाँ जी ठीक है आप कंप्लाई कर रहे हैं, आप जारी रखें, ठीक हो गया। इन केस अगर उसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती तो वो उसे ये कह सकता है। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। इसी तरह डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट का HbA1c देखते ही हमें आइडिया हो जाता है पेशेंट की कंप्लाइंस का कि हाँ जी पेशेंट मेडिसिन से कंप्लाइंट है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आया वो मेडिसिन इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ये दो चीज़ें तो हमें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। तो वहीं आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ जी इस पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजना है, या अगर इसका HbA1c ठीक है, वेल कंट्रोल्ड है, नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है तो ठीक है जी, इसको जो है वो यही सजेस्ट करना है कि जी आप मेडिसिन जारी रखें। तो हमने अगेन एक बंदे का वर्कलोड कम किया हुआ है। तो इस तरह ओपीडीज़ पे रश कम हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हेल्प हो सकती है, हेल्थ केयर सेटिंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो सकता है। तो इस तरह से हम काफ़ी जो है वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह वारफरिन थेरेपी के ऊपर जो है वो क्लिनिक्स किए जा सकते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स के क्लिनिक्स इसी तरह से किए जा सकते हैं, CKD के पेशेंट्स के, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के क्लिनिक इसी तरह किए जा सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो अगर हम अब मेहनत करें और बीइंग अ फार्मासिस्ट अगर हम इन चीज़ों को कंसिडर करें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन मौका है, जबकि हमारे पास एक अच्छा नंबर है, हमारे पास फार्मासिस्ट जो हैं वो यंग हैं और ऑलमोस्ट 4 to 5,000 फार्मासिस्ट इन मार्केट है। अगर वो हम सारे अपने नॉलेज स्किल्स को इम्प्रूव करने की तरफ जाएं तो हम सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये कि इन सारी चीज़ों के अंदर समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं एंड पे कंक्लूड कर देता हूँ, जो कि 10 से 12 के करीब हैं, कि वो हमें जो समझने हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट ड्रग थेरेपी के हवाले से। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर्स हैं पेशेंट के अंदर, डायनामिक्स के पैरामीटर्स हैं, इसी तरह फार्माको इकनॉमिक है, इसी तरह जो है एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी की सिलेक्शन है, इसी तरह से पेशेंट की हेल्थ स्क्रीनिंग है, रूटीन इंटरवल्स पे ड्रग इंटरेक्शंस हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की रिकमेंडेशंस जो हैं, इसी तरह जेरियाट्रिक कंसिडरेशंस हैं, पीडियाट्रिक कंसिडरेशंस हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स के यूजेज और इस्तेमाल के हवाले से हम पेशेंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपने जहन में रखें और बाकी सारी चीज़ों को हम एवेलुएट करें वन बाय वन, तो हम काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और काफ़ी हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। जो मैंने इनिशियली रेफरेंस आपको दिखाया था पहली वीडियो के अंदर, ये सारी चीज़ें उसी रेफरेंस से ली गई हैं जी। होपफुली कि ये सारी चीज़ें सबके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी। मैं नहीं समझता कि अगर हमें नॉलेज वाइज फार्मासिस्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे किसी भी जगह जाके ये बात कहनी पड़ेगी कि जी हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई बताता नहीं है, हमें कोई कहता नहीं है। हमें सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि हम नॉलेज वाइज स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा नॉलेज बात करेगा, हमें सुना जाएगा जब हमारा नॉलेज बात करेगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। मज़ीद ये बहस बराए बहस का कोई फ़ायदा नहीं है जी, डिस्कशन बराए डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सब लोग इंथ्यूसिस्टिक हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने रोल के लिए काम करना चाहते हैं, तो भाई पहले अपना नॉलेज इम्प्रूव करना होगा, नॉलेज वाइज स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिस नॉलेज की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है पेशेंट ओरिएंटेड केयर के अंदर, उसके ऊपर जाना होगा। और ये सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली वो हमारे रूल और हमारी वर्थ को प्रूव करेंगी। थैंक यू जी, आप सबके शुक्रिया, सुनने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।